शास्त्री बालराणा वहाँ कोई ऐसे लीडर नहीं है जो सर्वमान्य हो। वहाँ के जो सबसे बड़े लीडर ठाकुरों के हैं, उनका नाम है सुरेश राणा, जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं। चुनाव में उनको बरेली भेज दिया गया, जिम्मेदारी इतना है जो हमने देखा है। और जो मैं अपने 25 साल की पत्रकारिता के तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूँ कि इकरा में और प्रदीप में तो हर सीट पर अपने अपने हिसाब से प्रत्याशी उतारा है। यहाँ माजी दर्शन को उतार दिया। बीएसपी का सिर्फ ये उद्देश्य है कि किसी तरह से सपा को कमजोर किया जाए। बीएसपी कभी नहीं चाहती कि दलितों का वोट बैंक खिसक कर सपा के पास चला जाए। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट कैराना पर गठबंधन से यहाँ इकरा हसन चुनावी रण में उतरी थी, तो वहीं भाजपा ने यहाँ प्रदीप कुमार को एक बार फिर से मौका दिया था। एक तरफ जो है यहाँ के बसपा से शिवपाल सिंह राणा चुनावी रण में थे। ऐसे में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवनिंदर कमल जी हैं, उनसे जान लेते हैं आखिरकार कैराना लोकसभा सीट को लेकर उनका आकलन क्या कहता है। जी स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुक्रिया जी। कैसे देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट कैराना, जहां पर गठबंधन से इकरा हसन की बड़ी चर्चाएं हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज में जिन सीटों पर चुनाव हुआ उसमें कैराना भी शामिल था और कैराना सहारनपुर मंडल में आता है। कैराना की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि कैराना 2014 में यहाँ बाबू हुकुम सिंह तब उन्होंने ही पलायन के मुद्दे को उठाया था और पलायन के मुद्दे को मीडिया ने इतना धार दिया कि वो राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा। हालांकि अब बाबू हुकुम सिंह का इंतकाल हो चुका है, लेकिन सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पलायन के मुद्दे को पूरे देश में कैश किया और मैसेज उस समय ये फैलाया गया था कि यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कुछ गुंडे बदमाश थे उस समय, जैसे मुकीम काला था, तो उसका मतलब बड़ा खौफ था, लेकिन सरकार पर तोहमतें थी कि उससे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो कैराना वैसे अगर उसके अतीत में जाएंगे तो मैं थोड़ा हट के आपको बताना चाहता हूँ कि कैराना का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। किराना घराने से संबंधित है वो। कैराना में बहुत सारे बाग हुआ करते थे और किराना घराना जो था वो गीत संगीत इसके लिए विख्यात था। वहाँ 2-4 बड़े शायर हुए जिनकी शायरी आज भी संसद भवन में गूंजती है। तो कैराना की अपनी अलग विशेषता थी, लेकिन कैराना पर इतना धब्बा सन 2014 में लगा कि लोगों को लगता था कि कैराना में पता नहीं क्या मतलब किस तरह से वहाँ हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं या हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, वो अपना घर छोड़ने के लिए भी बस है। इस तरह की चीजें उस समय चुनावी मुद्दा बनी, पलायन चुनावी मुद्दा बना। तो इस बार के चुनाव में कौन से उसके पहले सन 2013 में जो दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, उसका असर सहारनपुर और शामली जनपद में जहाँ कैराना आता है वहां तक था। तो ये सारी चीजें होकर के हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने उसको कैश किया। उस समय मोदी की लहर थी, तो 2014 में हुकुम सिंह सांसद बने और मेरा ख्याल है पहली बार सांसद बने थे। इसके पहले वो एमएलए चुने जाते रहे और बाद में उनका इंतकाल हो गया। उनकी बेटी लड़ी चुनाव, वो हार गई, उपचुनाव भी हार गई, उसके बाद भी उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और 2019 के चुनाव में यहाँ से प्रदीप चौधरी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर भी जीत हुए। अब आइए आप 2024 का चुनाव भी पहले चरण में जहाँ कैराना में वोटिंग हुई, तो इकरा हसन एक मतलब रसूखदार सियासी खानदान से ताल्लुक रखती है। उनके बाबा अख्तर हसन सांसद थे, उनके फादर विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा चारों सदनों में सबसे कम उम्र के जाने वाले। तो इकरा हसन की आपने बात कही, तो इकरा हसन ने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, हालांकि उनकी लोकप्रियता पूरे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या फिर कैराना में काफी प्रभाव उनका माना जाता है। पहले आप मेरी पूरी बात सुने नहीं, मैं जो बात कह रहा था, इकरा हसन की लोकप्रियता तो बाद में आती है। इकरा हसन इंग्लैंड से पढ़ी लिखी हैं, चलिए हम आप ही की बात पे आ जाते हैं, और वो बहुत सोबर शालीन स्वभाव की है। राजनीति में जो उनकी उम्र है उस उम्र में कोई पहली बार ही चुनाव लड़ता है। तो ऐसा है ना कि इकरा हसन की बहुत ज़्यादा उम्र हो गई हो और उनको टिकट न मिला हो या वो बहुत देर में किस्मत आजमाने आई है। बहुत सही समय पर उन्होंने चुनाव मैदान में जो है उतर कर अपनी जो है धमक दिखाई है और इकरा हसन बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है। लेकिन आप देखिए कि कैराना जो विधानसभा सीट है वहाँ सबसे कम वोटिंग हुई, जबकि मुस्लिमों का गढ़ है। थाना भवन में रालोद के विधायक है प्रसन्न चौधरी, रालोद अब बीजेपी का बगलगीर है। प्रदीप चौधरी को वहाँ अच्छी वोटिंग हुई है। थाना भवन में आ जाइए, अशरफ अली रालोद के विधायक है, रालोद भारतीय जनता पार्टी का बगलगीर है, वहाँ पर अच्छी वोटिंग हुई है। सैनी समाज की वोटिंग हुई है, प्रदीप चौधरी को राजपूतों की वोटिंग हुई है। गंगो और नकुड़ 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से बीजेपी के एमएलए हैं। गंगो से किरत चौधरी और नकुड़ से मुकेश चौधरी, दोनों दमदार एमएलए हैं। तो कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को हर जगह से वोट मिला है। जो ये कहा जा रहा था कि राजपूत समाज नाराज है या और जाटों को थोक वोट मिला है प्रदीप चौधरी को। कैराना सीट के अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से हिंदू वोटों की इकरा हसन के साथ जाने की बात कही जा रही है, चाहे वो सैनी हो, हिंदू गुर्जर हो, इस तरह की चर्चाएं हैं लोगों से, जिस तरीके से हमने बातचीत की। चर्चाएं ये जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है और जो ये सोशल मीडिया है इस पे ज्यादा है।
ग्राउंड में आप जाएं, गाँव पे गए जाकर के हमने लोगों से बातचीत की है, जिस तरीके से सैनी बाहुल्य जो गांव है वहाँ कहीं ना कहीं राशन का डंका बजा है। देखिए किसी भी प्रत्याशी का हर जगह डंका नहीं बजता है, किसी की कहीं ज्यादा साख मजबूत होती है, किसी की कहीं ज्यादा साख मजबूती है। ओवरऑल जो मैंने आंकड़े गिनाए आपको, पंजाबी समाज किसका वोटर है, जाट किसके वोटर हैं, गुर्जर किसके वोटर हैं, राजपूत किसके वोटर हैं, सैनी किसके वोटर हैं, कश्यप किसके वोटर हैं, निषाद किसके वोटर हैं, प्रजापति किसके वोटर हैं, ये थोक वोट बैंक बीजेपी को गया है। तो इन सीटों पर चौंकाने वाले परिणाम होंगे, कहने का मतलब मेरा ये है। ये थोक वोट बीजेपी को गया है। जिस तरीके से ननौता में एक राजपूतों का जन आंदोलन हुआ तो राजपूतों के नाराजगी की खबरें जो आई हैं कि बीजेपी से इस बार नाराज है, तो उसी को देखते हुए बीएसपी ने वहां राजपूत को चुनावी रण में उतारा है। श्रीपाल राणा बीएसपी से वहां चुनाव लड़े। बीएसपी ने तो हर सीट पर अपने अपने हिसाब से प्रत्याशी उतारा है। यहाँ माजिद हसन को उतार दिया। बीएसपी का सिर्फ ये उद्देश्य है कि किसी तरह से सपा को कमजोर किया जाए। बीएसपी कभी नहीं चाहती कि दलितों का वोट बैंक खिसक कर सपा के पास चला जाए, जैसे कि सपा कभी नहीं चाहती कि कांग्रेस मजबूत उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह यादव भी नहीं चाहते थे, क्योंकि अब जैसे अखिलेश ने पीडीए बनाया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो वो चाहते हैं कि दलितों का थोक वोट बैंक उनके पास आ जाए। अब मायावती चूंकि उनका प्रभाव मंडल छीन हो चुका है और इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का हाथी दलदल में फंस चुका है, उसकी चिंगाड़ पहले जैसी नहीं सुनाई पड़ेगी। तो ये एक दूसरे की कतर राजनीति में होती रहती है। अब मैंने जो कहा कि जो राजपूत समाज की आपने कहा नाराजगी की बात है, तो वो एक प्रतीकात्मक विरोध था जो पूरन सिंह ने सभा की। सर्व समाज की सभा में हजारों लोग जुटे थे, तमाम उन्होंने लोगों ने जो है बीजेपी का वॉकआउट करने की बात नहीं, वो जो चंद लोग इकट्ठा हुए थे पूरन सिंह की आवाज पर, वो बाद में सब मान गए हैं। और राजपूतों का जो गढ़ है, मैंने भायला में देखा है, रणखंडी में, सहारनपुर की बात कर रहा हूँ, तो राजपूतों का कुछ जो नए उम्र के लोग हैं लड़के, वो प्रभाव में आकर के, लेकिन बाद में वोटिंग के समय वो भी मान गए। तो देखिए, हिंदुओं को इकरा को मिला, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मुनव्वर हसन को भी मिलता था, प्रदीप चौधरी को भी मुसलमानों को वोट मिला है। हम उनके घर पे गए हैं, वहाँ तमाम मुसलमान आते थे और उन्होंने वोटिंग भी की होगी। तो ये बहुत जरा सा है, ये वोट बैंक नहीं है, ये निर्णायक भूमिका में नहीं है। निर्णायक भूमिका में जिन बिरादरियों का नाम लिया ना, उनकी चौधराहट चली है बूथों पर, वोटिंग प्रतिशत भले कम हुआ है। कैराना सीट पर एक महत्वपूर्ण सवाल और भी आता है। जिस तरीके से बीएसपी प्रत्याशी श्रीपाल सिंह राणा वहाँ चुनावी रण में थे, तो लोग कह रहे हैं, राजनीतिक पंडित भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो है इकरा हसन के लिए संजीवनी भी हो सकते हैं और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं वो एक बड़ा वोट जो है राजपूतों का अपने पाले में लाकर के बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा श्रीपाल राणा, वहाँ कोई ऐसे लीडर नहीं है जो सर्वमान्य हो। वहाँ के जो सबसे बड़े लीडर ठाकुरों के हैं, उनका नाम है सुरेश राणा, जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं। चुनाव में उनको बरेली भेज दिया गया, जिम्मेदारी दी गई। तो सुरेश राणा का जो मौन समर्थन रहा प्रदीप चौधरी को, तो उनसे जो लोग ताल्लुक रखते हैं, वो ठाकुरों को वहाँ गया है। ठाकुर मुख्यमंत्री है, 8 राजपूत कैबिनेट में है, 43 विधायक राजपूत के उत्तर विधानसभा में, तो गिनाने लायक उनके पास बहुत सारी नेकियां हैं। इसीलिए बाबा योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं। सुरेश राणा जी भी तो सहारनपुर से टिकट मांग रहे थे, हालांकि उन्हें टिकट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं अंदर अंतरात्मा तो नाराजगी तो होगी ना। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी अधूरी जानकारी है। सुरेश राणा कभी टिकट के दौड़ में नहीं थे, ना तो टिकट मांग रहे थे। ये तो अफवाहें उड़ाई गई कि सुरेश राणा टिकट मांग रहे हैं। चर्चाओं में बने रहे कि वो सहारनपुर से टिकट मांग रहे थे कि सहारनपुर से हमें टिकट हो और चुनाव लड़ेंगे। कुछ चर्चाएं इसी तरह की होती है ना, मैं बताया नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को, उनमें कोई दम नहीं होता है। सुरेश राणा ने लोकसभा के लिए कभी दावेदारी नहीं की। दावेदारी की होती तो उनको टिकट मिल भी जाता। ये सीधे तौर पे बात कर लेते हैं। कैराना सीट पर एक तरफ प्रदीप और इकरा की टक्कर, कांटे की टक्कर बताई जा रही है, तो आप किस ओर देखते हैं पलड़ा भारी? ये तो 4 जून को जब वोटिंग की मतलब वोटों की गिनती होगी ना, तभी मैं कुछ कह सकता हूँ। जिस तरीके से आपने सीट के पूरे अलग अलग क्षेत्रों को कवर किया है, तो आपका आकलन तो कहता होगा भाई, दोनों में कांटे की लड़ाई, जैसे यहाँ सहारनपुर में इमरान मसूद की और राघव लखनपाल की लड़ाई है। अब मैं कैसे कह दूं कि नहीं इकरा जीत जाएंगे या प्रदीप जीत जाएंगे? मैं तो नहीं कह सकता इसको। कोई भी चुनाव विश्लेषक होगा, कोई भी जानकार होगा, आप एग्जैक्ट कैसे कह सकते हैं? कई बार होता है कि हम किसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं, चुनाव परिणाम उलट गया। लेकिन ये कि जो अभी तक मुझे जानकारी है, जो हमारे पास सूचनाएं हैं, जो हमने देखा है, और जो मैं अपने 25 साल की पत्रकारिता के तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूँ कि इकरा में और प्रदीप में कांटे की लड़ाई है। कौन सिकंदर बनेगा, किसकी टोपी में पंख लगेंगे, ये 4 जून के दोपहर के बाद पता चल पाएगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवनिंदर कमल जी, जिन्होंने कैराना सीट को लेकर अपने तजुर्बे के आधार पर साफ तौर पर ये बताया कि एक तरफ गठबंधन की प्रत्याशी इकरा हसन, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी में सीधा कांटे का मुकाबला है।